डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, हमने यहाँ तक पढ़ा था फूड चेन्स एंड वेब्स क्या रहता है। तो आज प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या रहता है। जैसे कि आप ट्रॉपिक लेवल में देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर पे फिर है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये देखते बेटा क्या है। The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy. When green plants are eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into the digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer. जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को अगर कंज्यूमर खाएगा तो उसके कितना परसेंट जाएगा? सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होंगी? ट्रांसफर होंगी। कंज्यूमर अगर प्रोड्यूसर को खाएगा तो हाँ, कंज्यूमर, और कंज्यूमर को अगर सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसका 10% वो ट्रांसफर होगा। जितनी भी टोटल एनर्जी है उसकी, अगर उसका सेकेंडरी 10% कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो 10% ही होगा। हाँ, यानी ये सब अगर उसके पास 10% से, ये जैसे इसका 10% यहाँ कन्वर्ट होके यहाँ चले गया, फिर इसका जितना भी परसेंट रहेगा, मतलब 10% में से 10% हाँ, मतलब 1%। हाँ, 10% और फिर 1% में से 10% मतलब 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001। हाँ, तो ऐसा करके 0.0000 ऐसा जाता है बेटा। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer. Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy. स्टेप्स मतलब ये बेटा ये 3 है: प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी 3 to 4 स्टेप्स 3 है। तो देखो बेटा, देयर आर जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये जैसे लोअर लेवल पे देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा रहेंगे। हाँ, जैसे जैसे अपर लेवल पे जाएंगे तो ये क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। और ये जो बेटा लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी है जो फूड की, वो भी क्या होते जाएंगी? वेरी होते जाएंगे, यानी चेंज होते जाएंगे। हाँ, देखो, ईच ऑर्गेनिज्म इन जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organism which in turn are eaten by several other organism। तो हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। which in turn are eaten by several other organism, और उसका टर्निंग क्या होता है? वो फिर और 2 या 2 से ज़्यादा को खाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे वैसे चलते जाएंगे बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फूड चेन, द रिलेशनशिप कैन बी shown as a series of branching lines called a food web। तो उसको ब्रांचिंग में अपन ने कैसे शो किया? फूड वेब। तो डायग्राम में देखो बेटा, फूड वेब है ना, क्या दिया है? फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 things becomes clearly। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में बह रही है। ऐसा हो सकता है क्या कि प्रोड्यूसर से टर्शियरी पे जाए, फिर टर्शियरी से प्रोड्यूसर पे आ जाए? नहीं, ये कि हाँ, यूनिडायरेक्शन। फर्स्टली द फ्लो, क्योंकि वो प्लांट एनिमल्स को नहीं खा सकते। नहीं, पर कोई कोई प्लांट रहते जो एनिमल्स को खाते, हाँ, इंसेक्ट को खाते, इंसेक्ट। हाँ, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो अगर उल्टा हो जाएगा, आदमी शेर को ये खाने लग जाए तो फिर पूरे का इकोसिस्टम भी खराब हो जाएगा। हाँ, तो the energy that is captured by the autotroph does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivore does not come back to autotroph. As it moves progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level. Now, secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to the loss of energy at each level. So, another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain। तो क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो उससे क्या होता है?
उसके कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे अगर मैं मीट खाया तो ये खाया तो मीट जो खा रहा हूँ तो मीट भी तो कोई दूसरे को खा रहा है, तो उसके जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो मेरी बॉडी में आ जाएंगे। तो देखो यू आर रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। अपन ने पढ़ी कि वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। किसान लोग क्या करते हैं कि उसमें कीड़ों से उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्ट डालते हैं, तो उससे क्या होता है प्लांट तो आ जाता है, लेकिन वो जो मिट्टी है, सॉइल है और जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, कंटेमिनेटेड खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू दी सॉइल। ये जो केमिकल है जब वो उसको वॉश करते हैं तो पानी से बह के कहाँ मिल जाते हैं, वाटर बॉडीज में, और इनटू दी वाटर बॉडीज फ्रॉम दी सॉइल दीज आर अब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। अगर सॉइल में गए तो सॉइल क्या कर लेंगे, उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे along with water and minerals, and from the water bodies they are taken by aquatic plants, और water bodies से वो कहाँ जाएंगे, aquatic plants में। and animals, aquatic जो animals है जो पानी के अंदर रहने वाले वो, this is one of the ways in which they enter the food chain as these chemicals are not degradable। ये जो केमिकल्स है डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते, दबते नहीं। These get accumulated progressively at each trophic level। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। सबसे टॉप लेवल पे कौन है, human being। as human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body। तो अपने बॉडी में ही ज़्यादा होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि इंसान क्या है हर कुछ खा लेता है, जो भी वो खा लेता है। बोले वो शेर को खाएगा तो शेर का मांस पचाना तो बेटा वो तो इम्पॉसिबल नहीं, वो खाएगा तो ही मर जाएगा, इतना हाँ। गर्म रहता है शेर का मांस। तो वो तो पूरा, आपको ऐसा भी सोच सकता ना शेर का मांस खा के शेर जैसा हो जाओ, वैसा दौड़ो, तो शेर तो अलग चीते का भी मांस नहीं खा सकते। हाँ वो वही ढेर हो जाएंगे बेटा। तो देखो दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये जो घटना है इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे मेन है, मेन के काय पर रखा है, टॉप कंज्यूमर पे, तो मेन के अंदर ही ज़्यादा बेटा ये है, टॉप कंज्यूमर में रहता वो। हाँ मेन क्योंकि सब कुछ खा सकता है ना, इसलिए उसको टॉप में रखा गया। तो देखो दिस हाँ, शेर से वो ही खा सकता, हाँ नॉन वेज, वो वेज नहीं खा सकता। हाँ तो बेटा तो देखो दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमॉन्ग्स ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज। जो हम खाते हैं सब्जी भाजी मीट खाते हैं, हाँ जैसे व्हीट है, गेहूँ, चावल, वेजिटेबल्स, उसमें क्या रहता है, कुछ न कुछ पेस्टिसाइड्स रहेंगे। इसलिए बोलते हैं खाने के पहले सब्जियों को अच्छी तरह धो लो, नमक के पानी से धो, गर्म पानी से धो। और जैसे आप मार्केट से आम लाते हैं तो आम एकदम बना के नहीं खाना है, उसको क्या करना, पानी के अंदर रखना है, 3-4 घंटे उसको रखना ही है। तो 3-4 घंटे से क्या होगा, उसके जो केमिकल्स है वो पानी के अंदर आ जाएंगे। तो फिर उसको धो के फिर एक बार नमक के पानी के अंदर रखना पड़ता है। तो बेटा देखो they cannot always be removed by washing or other means। अगर अपन इसको वॉशिंग करेंगे ऐसे तो रिमूव नहीं होंगे, इसलिए उसको बहुत देर तक रखना पड़ता है। पनीर जब लाते दुकान से तब उसको भी नमक के पानी में रखते ना। हाँ पनीर, वैसे पनीर तो अच्छा ही रहता है ना, वो फ्रीज वगैरह में कूल वगैरह करके देते हैं, लेकिन फिर भी रखना चाहिए, थोड़ी देर तो रखना चाहिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम जो है ये एनवायरनमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो हम हमारी बॉडी में भी उसके इफेक्ट होंगे। एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस, और हमारी एक्टिविटीज भी चेंज हो जाएंगी।
we have already seen in class 9 how our activities pollute the environment. आपने 9th क्लास में देख चुके हैं कि पॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन डिटेल, दैट इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल. इसमें हमें दो और कारणों को देखेंगे. डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, जो ऊपर ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, उसका डिप्लीशन हो रहा है. डिप्लीशन यानी वो कट रही है या फिर कम होते जा रही है. और दूसरा क्या देखेंगे, वेस्ट डिस्पोजल ना. तो देखो ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड. ओजोन का क्या फार्मूला है बेटा, O3. ओजोन O3. अब ओजोन का O3 है, इसका मतलब ये नहीं कि ओजोन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है. ओजोन का क्या फार्मूला है, O3. तो इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3. और ये ऑक्सीजन की कितने हमें, उसमें वो 2. तो 2 की जगह 3 ले लिए तो वो हार्मफुल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अपने को 2 ही होना. हमारी बॉडी कैसी है, जितना रिक्वायरमेंट होना उतना ही होना, हाँ. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना. उससे ज़्यादा मिला तो हम मर जाएंगे. हाँ. तो बेटा ये जो ओजोन है ये किसके लिए यूजफुल है, जो सनराइज आती है उसमें से जो उसको purify अल्ट्रावायलेट करने रेज के आती लिए. है उसको वो रोक देती है. अल्ट्रावायलेट रेस. हाँ. तो उसके लिए ओजोन बहुत जरूरी है बेटा. तो देखो while O3 which we normally refer to as oxygen is essential for all aerobic forms of life, ozone is a deadly poison. देखो क्या लिखा है, ozone is a deadly poison. However at the higher levels of the atmosphere ozone performs an essential function. तो ये हम यूज़ करेंगे तो डेडली पॉइजन है, लेकिन अगर वो हायर लेवल्स पे यूज़ होंगी तो क्या करेंगे, वो इसेंशियल फंक्शन करेंगे. तो इन सबसे हार्मफुल गैस रहती है ना ओजोन लेयर, ओजोन गैस. हाँ. इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट, मतलब यूवी रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट यानी यूवी, ये यूवी रेडिएशन को रोकती है, ठीक है. फ्रॉम दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म. ये जो रेडिएशन रहता है इससे ऑर्गेनिज्म डैमेज होता है. फॉर एग्जांपल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग. अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे अर्थ में आ गई, हाँ, ये जैसे देखो अल्ट्रावायलेट रेज को कौन रोकेगा, ओजोन. अभी ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ना. अभी डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, ये पूरी अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं रोक पाएंगी. तो जब ये अर्थ पे आएंगी तो ह्यूमन बीइंग्स को कौन सी बीमारी होगी बेटा, स्किन कैंसर. कौन सा आएगा, स्किन का कैंसर. बहुत डेंजरस है स्किन कैंसर. स्किन कैंसर में क्या होता है, पूरी स्किन खराब हो जाती है. यानी समझ लो ये अभी अपने को स्किन एकदम हेल्दी दिख रही है ना. अब स्किन कैंसर वाली की देखेंगे तो आप देख ही नहीं पाओगे बेटा कितना हो जाता है. तो फॉर एग्जांपल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स. स्किन कैंसर होता है. तो बेटा स्किन कैंसर का ये अल्ट्रावायलेट रेज के कारण भी होता है. दूसरा ये जितने भी ये जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं ना उससे भी स्किन कैंसर होता है. कॉस्मेटिक चीज़ों में क्या रहता है, उसमें भी केमिकल्स रहते हैं. अभी जैसे फेयर एंड लवली ले लो, तो फेयर एंड लवली में क्या रहता है, उसमें बोलते हैं लगा लो अच्छे सुंदर दिखेंगे. हाँ. तो फिर उसमें भी केमिकल्स रहते हैं. वो केमिकल्स बॉडी पे रिएक्ट करते हैं. अगर काफ़ी लंबे समय तक आप लगा रहे हो तो उसका एक बार रिएक्शन हो गया, हाँ, तो फिर क्या होगा, वो बीमारी आपको हरदम के लिए आ जाएंगे. इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए. ओजोन ऑफ द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज a product of ultraviolet radiation acting on oxygen O2 molecule. The higher energy ultraviolet radiation split apart some molecular oxygen O2 into free oxygen O atom. तो देखो ये जो O3 है ये क्या करती है, उसमें से ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा, रिलीज कर देती है. O3 से क्या बनता है, O2. ठीक है. O3 से क्या बनता है, तो O3 ऊपर कैसे जाता, क्या बेटा, O3 पहले से ही है ऊपर. हाँ. और वो अगर उसमें अगर समझ लो ये जैसे अपन फ्रिज अगर चालू करते हैं ना, उसमें जो CNC गैस रहती है, और तो वो क्या होती है, जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो जो उसके मॉलिक्यूल्स है ओजोन को, उसको क्या कर देती, ब्रेक कर देती है. हाँ, पोल्यूशन के कारण. हाँ, पोल्यूशन के कारण. तो ये क्या होता है, अब जैसे एक छेद है, अगर उसमें छेद होंगे तो क्या होगा, वो
यानी वो कुछ जितना उसका वर्क है वो नहीं कर पाएंगे जैसे वैसे पन्नी में छेद हो गया तो पानी पूरा बाहर आ हाँ जाएगा। पानी हाँ तो वैसे अल्ट्रावायलेट रेज तो कितनी ट्रांसपेरेंट रहती है बेटा, कैसे आती है अर्थ में, तो उसके तो अगर यही अल्ट्रावायलेट रेज अगर अल्ट्रावायलेट रेस अपने साथ O2 लेके आती ना नीचे और वो ऊपर रखती। कौन सा, हाँ O2 लेके आएंगी और एक ऊपर रखेंगे, यानी अल्ट्रावायलेट रेज को ये नीचे आने ही नहीं देंगे। मतलब O3 पूरा नीचे नहीं लाएंगी, वो O ऊपर रखेंगी, ब्रेक करेंगी और O2 को नीचे लाएंगी। तो देखो बेटा ये इक्वेशन दिया है, तो देखो द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन O एटम्स, मतलब O3 इज इक्वल टू क्या हो गया O प्लस O2, और O2 कैसा दिया है O2 इज इक्वल टू O प्लस O। हाँ तो देखो दिस एटम देन रिकम्बाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन एज शोन, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। तो देखो बेटा ये जो अमाउंट है जो ओजोन का वो शार्पली बेटा ड्रॉप कब हुआ था 1980 में, यानी आज से 43 इयर्स पहले 1980 में। 1980 में क्या हुआ था? ओजोन लेयर का जो है ना ड्रॉपिंग हो गया था ना, बहुत सारी ओजोन लेयर है ना ये हो गई थी, यानी वर्क नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे स्किन हाँ तो 1980 में क्या था तब वो फ्रीज भी निकले थे, फ्लोरो कार्बन जो नहीं रहती CFC, 43 साल पहले। हाँ तो वो CFC गैस क्या होती थी, फ्रिज से ऊपर जाती थी, फ्रिज का जैसे अपन डोर वगैरह खोलो ना तो उसमें से गैस निकलती थी, तो वो गैस क्या होती थी ऊपर की तरफ जाती थी, तो वो ओजोन के जो O3 का स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर देती। हाँ तो अगर O3 बराबर काम नहीं करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज को आने का मौका मिल जाएगा। तो देखो बेटा दिस यानी स्किन कैंसर में ऐसा दिखेगा जैसे कोई हाथ जल गया हो, जैसे कोई जल के आया हो, ऐसे जब पूरा फैल जाता है बेटा, फिर आप कैसे दूर भगते लोग उससे। हाँ तो ये ऐसा होता है, पूरे बंद कमरे में रहना पड़ेगा। हाँ बंद करेंगे और पूरा मुंह पे अब हर जगह हो जाएगा। फिर अगर हर जगह हो गया तो फिर आप जैसे कोई भी फूड वगैरह खाओगे तो उसमें भी बहुत परेशानी जाएंगे। तो देखो दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये काय के कारण हो रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो फ्रिज में रहती है ना उसके कारण हो रहा था, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रहता क्या जो आग को बुझाने के काम में आता है उसमें। इन 1987 अब बेटा 7 साल के बाद द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फोर्जिंग। UNEP मतलब बेटा ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक देशों का समूह है, ये क्या हाँ यानी ग्रुप है, ये क्या करता है सक्सीडिंग इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन, इन्होंने एक एग्रीमेंट बैन कर दिया CFC बैन कर प्रोडक्ट दिया एट 1986 लेवल। It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world। अब ये बहुत आवश्यक हो गया, मैंडेटरी है ना, अति आवश्यक कर दिए कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हाँ उसमें जो आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हो उसमें CFC का परसेंटेज नहीं है, CFC होना ही नहीं। तो अभी जितने भी आ रहे हैं फ्रिज उसमें CFC नहीं है, समझ लो 1986 क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो बेटा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। अब देखो हमारी जो डेली एक्टिविटीज में कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल रहते हैं जिसको हम फेंक देते, कचरे को जैसे फेंक देते हैं। व्हाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, व्हाट हैपेंस आफ्टर वी थ्रो देम अवे, इसको फेंकने के बाद क्या होता है, तो फेंकने के बाद डिकम्पोज होते हैं, है ना, पन्नी के अंदर ना तो नहीं होंगे। हाँ पन्नी के अंदर नहीं होंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? लेकिन जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है तो वो कुछ ही चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता है, वो हर चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। वो एंजाइम के बेटा उसके
वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसी टाइप का रहता है एंजाइम। मतलब अगर वो तोड़ पाएगा तो तोड़ेगा, हाँ, अगर नहीं तो नहीं तोड़ हाँ। पाएगा। एंजाइम्स आर specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. कोई particular substance को break down करना है तो उसके लिए special enzyme लगेगा, वही काम करेंगे। अब जैसे देखो बेटा, कोई जैसे कपड़े को कोतरना है तो कैंची लगेंगी ना, वो इसके लिए स्पेशल होगा। कोई दूसरा चाकू से होगा क्या? नहीं होगा। तो वो उस टाइप का एंजाइम होगा। That is why we will not get any energy if we try to eat coal, है ना। अगर हमने कोल खा लिए तो वो बेटा वो कोल को ब्रेक कर पाएंगे क्या कोयले को? नहीं। हाँ, because of these many human made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria and other saprophytes. इसलिए जो हम प्लास्टिक वगैरह अगर कुछ कभी खा सर लिए, सैक्रिफाइड मतलब कौन सा? सेप्रोफाइट्स मतलब जो सड़ी गली चीजों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे अपन सब्जी उब्जी बनाते हैं ना, वो सड़ उड़ जाती है, उसको फेंक देते हैं, तो वो सब सेप्रोफाइट्स होते हैं। यानी वेस्टेज। कौन सा है? सेप्रोफाइड मतलब वेस्टेज। हाँ, वेस्टेज। जो वेस्टेज रहेगा उसमें वेस्टेज फूड। हाँ, जो वेस्टेज फूड, वेस्ट फूड, उसमें जो ऑर्गेनिज्म लगेंगे ना, वो उस पे डिपेंड रहेंगे, तो उसको बोलेंगे सेप्रोफाइट्स। नहीं समझा। यानी जैसे आपने समझ लो कोई चीज़ है, बासी है, सड़ी हुई है, वो फेंक दी है, तो उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे, वो उसको उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स भी कुछ इसी प्रकार के, लेकिन मतलब जो पैरासाइट्स, इंसेक्ट रहते हैं जो उसको खाएंगे। हाँ, तो पैरासाइट्स भी वैसे ही करते हैं, दूसरी चीज़ों को खाएंगे, लेकिन वो फ्रेशली भी खा सकते हैं। मतलब जो सड़े चीजों को खाते, फ्रेश चीजों को नहीं खाते, जो सड़े चीजों को खाते। हाँ, सड़ी चीज़ों को खाते हैं, उसको बोलेंगे सेप्रोफाइट्स। तो देखो क्या दिया है, सेप्रोफाइट्स दिया। दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये किसके थ्रू होता है? हीट एंड प्रेशर के थ्रू। बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट दे परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन ये जो हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशन के कारण ये बहुत समय तक बने रहते हैं। ये कौन से मटेरियल? जो सेप्रोफाइट्स वाले हैं। Substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable. Substances जिसको मैं broken down कर दूंगा कैसे? Biological process से, उसको क्या बोलेंगे? Biodegradable. Biodegradable यानी वो substances जो break down हो जाएंगे, कौन से process से? Biological process से। तो उसको क्या बोलेंगे? Biodegradable. How many of these substances you buried were biodegradable? तो ऐसे कौन कितने substances हैं जिसको आप बरी करेंगे? सर वापस बोलो, बायोडिग्रेडेबल मतलब? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेडेबल होंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ठीक है। तो देखो बेटा, हाउ मेनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस यू बरीड वेयर बायोडिग्रेडेबल? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm for the various. सर नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब? जो डिग्रेड नहीं होते बेटा, जो यानी गलते नहीं है, जो यानी उसका कन्वर्सन नहीं होता है। नॉन मतलब नहीं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी डिग्रेड नहीं होते बेटा। अब देखो, ये जो अगर ये जो जैसे कुछ सब्सटेंसेस है जो कि क्या रहते हैं? इनर्ट रहते हैं और परसिस्ट रहते हैं। परसिस्ट यानी बहुत समय तक बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये बेटा परसिस्ट रहते हैं अपने एनवायरनमेंट में। कब तक रहते हैं? लॉन्गर टाइम पर रहते हैं। और ये क्या करते हैं? हार्म करते हैं इकोसिस्टम के मेंबर्स को, हार्म करते हैं। Visit any town or city and we are sure to find heaps of garbage all over the place. अब आप गांव में जाओ या टाउन में जाओ तो आपको क्या दिखेगा? बहुत सारे ना कचरे के ढेर लगे रहते हैं। हाँ, heaps of garbage all over the place. Visit any place of tourist interest and we are sure to find the place littered with empty food wrappers. और आप कहीं बहुत जगह जाते होंगे ना, तो उन लोग क्या करते हैं? नाश्ता वास्ता कर देते, प्लेटें वहीं फेंक देते, है ना। उसमें मक्खियाँ भिन भिनाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? देखो,
In the earlier classes, we have talked about the problems of dealing with the garbage that we generate. 9th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि गार्बेज के कारण कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं. Let us now look at the problem a bit more deeply. देखो improvements in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. अगर हमारी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन उसका बेटा उसका यूज होगा. चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स. सर ये वापस समझाना इम्पोर्टेंट है इससे वही इस जो इम्प्रूवमेंट्स. हाँ इम्प्रूवमेंट्स. देखो इम्प्रूवमेंट्स इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन. अभी हमारी जो लाइफ बेटा जो इम्प्रूवमेंट हो रही है तो अपन क्या करते हैं, कई चीज़ें लाते हैं है ना, फिर वो लाने के बाद उसको क्या करते थे, फेंक देते हैं. अगर खराब हुई तो उसके कारण क्या बढ़ रहा है बेटा, वेस्ट मटेरियल जनरेशन बढ़ रहा है. ठीक है. चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले. अब अपना एटीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके कारण भी ये चीज़ हो रही है. विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल. हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिर उसको डिस्पोज कर देते हैं. डिस्पोज यानी कचरे की बाल्टी में डाल देंगे या कहीं फेंक देंगे. चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. अगर ये पैकेजिंग हो गई है जो अपन जो यूज़ कर रहे हैं और उसको उसके बाकी के जो कंटेंट है उसको कचरे के इसमें डाल दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे वेस्ट बहुत बढ़ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक विल बी इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर एनवायरनमेंट. तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा अपने एनवायरनमेंट में, इसका बैडली इफेक्ट होगा. तो ये समझ में आया. अब देखो बेटा डिस्पोजल ऑफ सेंट्रेंस, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं. If you ask your parents, they will probably remember a time when tea in trains was served in plastic glasses. अभी भी हो रही प्लास्टिक ग्लासेस में, लेकिन अभी पेपर ग्लास में हो रही. हाँ पेपर ग्लास. हाँ अभी पेपर ग्लास में. which had to be returned to the vendor. और ये किसको जाता था, वेंडर को जाता था. वेंडर मतलब वेंडर मतलब बेचने वाला. हाँ. The introduction of disposal cups was held as a step forward for reason of hygiene. तो इसके लिए क्या निकाले, क्या निकाले बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल कप, यानी जो डिस्पोज हो जाए, जो हाइजीन मतलब क्या, हाइजीन हमारी हेल्थ अच्छी रहे, फॉर रीजन ऑफ हाइजीन. नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ मिलियंस ऑफ दिस कप्स ऑन ए डेली बेसिस. उस समय ये कोई नहीं जानता था कि ये जो बेटा ये जो प्लास्टिक के जो कप्स हैं इसका दुष्परिणाम क्या होगा. अब निकल तो गए, अच्छे के लिए निकले, लेकिन लोगों ने भी क्या किया, उसका बहुत दुरुपयोग किया. सम टाइम बैक कुल्हड़ निकले थे पहले. कुल्हड़ आप बिहार वगैरह में जाओगे ना, यूपी साइड में जाओगे तो कुल्हड़ में चाय मिलती है. कुल्हड़ बोला तो मिट्टी का बना हुआ रहता है. पता है, मिट्टी उसमें का बहुत अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी आता है. मिट्टी का भी टेस्ट आता है. हाँ तो वो बहुत अच्छा होता है. दैट इज डिस्पोजेबल कप्स मेड अप ऑफ क्ले. ये काय का बना रहता है, क्ले का, मिट्टी का बना रहता है. वेट सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव बट ए लिटिल थॉट शोड दैट मेकिंग दिस कुल्लर्स ऑन ए लार्ज स्केल वुड रिजल्ट इन दी लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सोइल. लेकिन आप इसका रिजल्ट सोच सकते हैं, अगर ये कुल्हड़ ज़्यादा बनाना पड़ जाए मुझे तो क्या होगा, कुल्हड़ कैसे बनेंगे, सॉइल से. तो कौन सी सॉइल, जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा वेस्ट होंगे. नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड. अब पेपर कप्स बन रहे. व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स. तो डिस्पोजल पेपर कप्स से तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं. ठीक है, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है. तो दोस्तों प्रिय बच्चों, आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा. मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. जो भी आपको समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट कीजिए. और प्लीज़ अपने दोस्तों को ये मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.
सर ये हम कल कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, खत्म हो गया ना ये चैप्टर? हाँ, कल एसिड बेसिस सॉल्व करते क्या कि बेटा आप बोलो, ये आता है क्या पहला चैप्टर बैलेंसिंग द केमिकल